हेलो एवरीवन। आज हम लोग कार्प कल्चर कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हम लोग फिजिक्स कितने लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं? हम लोग अभी 3 से 4 लेक्चर और लगने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आप कह सकते हो 10 से 11 लेक्चर लगेंगे और सारे लेक्चर आधे घंटे से कम है। तो आप कह सकते हो कि 5-5.5 घंटे एक बार आपको निकाल के फिजिक्स को देने पड़ेंगे, सारे नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई हमारे टॉपिक क्या क्या बच रहे हैं? एक तो भाई हमारा बच रहा है पेलेजिक फिशेज क्या है और डिसीज वगैरह फिशेज की क्या होती हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पेलेजिक फिश क्या होती हैं, डिसीजेस फिश में क्या होती हैं, यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा फ्रेश वाटर फिशेज एंड ब्रैकिश वाटर फिशेज। फ्रेश वाटर मतलब जैसे कैट फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, तो उसकी बात कर लेंगे। ब्रैकिश वाटर मतलब जैसे आपका श्रिम्प है, प्रॉन्स है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बचेगा गियर्स एंड प्रोसेसिंग। तो भाई गियर्स मतलब कि क्या क्या अलग अलग इक्विपमेंट से जिससे हम फिश को पकड़ेंगे, या क्या तरीके जिससे हम फिश को पकड़ते हैं, तो वो सब गियर्स के अंदर आता है। इस बार RRBSO का क्वेश्चन गियर से ही पूछा गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। पर चलो छोड़ो, ये सारी चीज़ें भूल जाओ और आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कार्प के कल्चर की। जैसे आप एग्रोनॉमी में राइस वगैरह पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, कि भाई हमें क्या क्या करना है तो राइस की क्रॉप को हम प्रॉपर ग्रो करा सकते हैं। तो आज हमें क्या क्या करना है कि हम कार्प को प्रॉपर ग्रो करा सकें। कार्प के सीड मतलब उसके एग या उसकी लार्वी से लेके हम उसको एकदम अडल्ट कंडीशन में ले जाएं, जहाँ पे हम उसको हार्वेस्ट कर सकें, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब उसको हमने पकड़ा और फिर मार्केट में बेच दिया। तो क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं उसकी बात चलेगी यहाँ पे। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कार्प्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि व्हाट इज कार्प्स, कौन कौन सी फिशेज है जो कार्प्स के अंदर आती है, ठीक। तो भाई कार्प इज अ बिग ग्रुप। कार्प क्या है, एक बड़ा ग्रुप होता है फिशेज का। इसके अंदर आती है इंडियन मेजर कार्प्स, इसके अंदर आती है एक्जॉटिक कार्प्स, इसके अंदर आती है मीडियम कार्प्स, मीडियम साइज़ की कार्प्स कुछ, और इसके अंदर आती है कुछ माइनर कार्प्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऊपर की दो हैं, इंडियन मेजर कार्प्स और एक्जॉटिक कार्प्स। इन दोनों के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी है, बाकी मीडियम और माइनर कार्प्स इतना नहीं पूछता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कौन कौन सी होती है इंडियन मेजर कार्प्स, जल्दी से बताओ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कटला, रोहू, मृगल और ग्रास कार्प, है ना। कटला, रोहू, मृगल और ग्रास कार्प, इनमें से कौन सी इंडियन मेजर कार्प्स के अंदर नहीं आती। तो अगर भाई कार्प कल्चर पढ़ना है तो पहले ये तो पता हो कि कौन सी कार्प है जो हमें कल्चर करनी है, जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इंडिया के अंदर 85% जो कंट्रीब्यूशन है एक्वा कल्चर में, वो सारा कंट्रीब्यूशन कार्प्स का ही है। 85% कंट्रीब्यूशन फिशरीज में कार्प्स का है, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं इंडियन मेजर कार्प्स क्या होंगी, तो आपको एक सीक्वेंस में याद करना होगा। सीक्वेंस मतलब कटला, रोहू, मृगल, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्यों याद करना है, अभी आपको 2 स्लाइड बाद पता चल जाएगा। कटला, रोहू एंड मृगल, इसी सीक्वेंस में अपन याद करेंगे। एक्जॉटिक कार्प्स को भी हम लोग एक सीक्वेंस में याद करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ठीक है, कटला, रोहू, मृगल इसी तरीके से याद करना। ये तीनों क्या है आपके यहाँ पे इंडियन मेजर कार्प्स है। और आई थिंक ये आंसर आपको आना चाहिए था कि भाई ग्रास कार्प ही होती है यहाँ पे, जो क्या इंडियन मेजर कार्प्स का पार्ट नहीं है। अगर ये आंसर नहीं आया तो भाई फिशरीज फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है हमने पहला, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अभी देखो मैं एक टेबल आपको दिखाने वाला हूँ, उस टेबल का आपको A to Z जो भी लिखा है सब याद करना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी है, थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और आ भी रखा है पहले भी। अब कह रहे कि भाई कौन सी फिश है जो सरफेस में फीड करती है। इनका फीडिंग हैबिटेट भी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। कटला, रोहू एंड मृगल। कटला फीड करेगी सरफेस में, रोहू फीड करेगी कहाँ, कॉलम या मिडल में, कॉलम या फिर मिडल में फीड करेगी। कॉलम, ठीक है, कॉलम या फिर मिडल में फीड करेगी। और मृगल फीड करती हैं कहाँ, बॉटम में मृगल जो है फीड करेगी, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा, कटला चला जाएगा, ठीक है। पर कहानी इतनी में ख़त्म नहीं होगी कि भाई सरफेस फीडर क्या होता है क्या नहीं होता। कहानी है ये सारी की सारी। वो 2 क्वेश्चन तो चलो हो गए, बस चेक करने के लिए कि आपको ये टेबल पता है कि नहीं पता। तो भाई ये टेबल खोट के पी जाओ, ये याद कर लेना सब कुछ यहाँ से। इंडियन मेजर कार्प्स 3 है, कौन कौन सी, कटला, रोहू, मृगल। कटला का भाई साइंटिफिक नाम क्या है, जिबेलियन कटला। अभी 2020 के आसपास इसका ऑफिशियली जो नेम है वो जिबेलियन कटला हो गया, पहले कटला था, ठीक है। तो अभी इसका ऑफिशियली नेम चेंज हो गया, पर इनके साइंटिफिक नेम बड़े आसान है भाई। जो कॉमन नेम में आएगा वही साइंटिफिक नेम में आएगा, लेब्यो रोहितो श्रीनस मृगल। तो 1 3 आपको कटला, रोहू, मृगल, इंडियन मेजर कार्प्स ये पता चल गया,
ठीक है। अब हमने ये क्यों बोला कि भाई हमें सीक्वेंस में याद करना होगा, पहले कटला फिर रोहू फिर मृगल, वो इसलिए बोला क्योंकि भाई ये इनका फीडिंग जोन उस हिसाब से होगा, ठीक है, कि कटला ऊपर फीड करती है, कॉलम फीडर या फिर आपका मिडल में फीड कौन करेगी, रोहू, और सबसे बॉटम में फीड करती है मृगल। फीडिंग हैबिट भी आप इससे याद कर सकते हो, कैसे, प्लैंकटॉन्स, भाई प्लैंकटॉन छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो बहुत ईजी फूड हो जाते हैं ये फिश का, ठीक। तो फिश क्या करती है, इनके ऊपर फीड करती है और ये कहाँ प्रेजेंट है, वाटर की सरफेस में प्रेजेंट है। तो जो फिश सरफेस में फीड कर रही है वो प्लैंकटॉन्स पे फीड कर रही है, ठीक है, वो जू प्लैंकटॉन्स पे फीड कर रही है। रोहू की बात करें तो रोहू इज एन ऑमनिवोर्स, जो क्या करती है, जो आपके छोटे मोटे इंसेक्ट वगैरह भी खा सकती है और साथ में प्लांट्स भी खा सकती है। मृगल, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो भाई जितनी फिश बॉटम या नीचे की तरफ फीड करेंगी, एकदम नीचे की तरफ फीड करती है, वो क्या होती है, जनरली डेट्रीवोर्स होती है। डेट्रीवोर्स मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये फिश क्या करेंगी, फीड करेंगी, इनको खाएंगी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ एक्जॉटिक कार्प्स में, इनको भी आपने सीक्वेंस में याद कर लेना है। क्या सीक्वेंस बन गया यहाँ पे, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। अब यहाँ पे भाई साइंटिफिक नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट याद करने हैं। एच मोलिथ्रिक्स, ठीक है, सी आइडेला, ग्रास कार्प का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आइडेला। एफओ के एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प। और थर्ड नंबर पे कॉमन कार्प जो है आपका सिप्रिनियस कार्पियो। तो ये तीनों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखो सेम चीज़ है, ऊपर वाला सरफेस फीडर है, ठीक है। ग्रास कार्प भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरफेस भी कॉलम भी मार्जिनल हर जगह पे फीड करती है ग्रास कार्प, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रास कार्प का फीडिंग जोन, ठीक है। और ये क्या है, हर्बीवोर से प्लांट के ऊपर फीड करती है। और बात करें कॉमन कार्प जो हमने सबसे नीचे लिखी है, इट इज डेट्रीवोर, बॉटम फीडर है और नीचे उसको क्या मिलेगा, डेट्रीवोर, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गड़ी चीज़ें हैं ये, वो सब पसंद है इसको, ठीक है। तो इसको अपने से मत जोड़ो, अलग है ये। कॉमन कार्प क्या हो गई, डेट्रीवोर्स हो गई, बस ध्यान में रखना है ये चीज़ें। तो ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए आपको इंडियन मेजर कार्प्स का भी और एक्जॉटिक कार्प्स का भी, ठीक। तो ये पूरा टेबल कोई टफ काम नहीं है, एक बार ढंग से बनाओ, लिखो और याद हो जाएगा आपको। इंडियन मेजर कार्प्स की भाई फैमिली कौन सी होगी, इनमें से क्लूपिडाई होगी, सेरेनिडाई होगी, सिप्रिनिडाई होगी या फिर सिल्यूरिडाई होगी। तो भाई इंडियन मेजर कार्प्स या फिर कोई भी कार्प्स, इंडियन मेजर कार्प्स मेंशन कर दिया, तो जितनी भी कार्प्स हैं वो सारी की सारी सिप्रिनिडी फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहाँ पे तो हमने भाई इंडियन मेजर कार्प्स और एक्जॉटिक कार्प्स की बात कर ली है, एक्जॉटिक कार्प्स, इन दोनों की हमने बात कर ली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा कुछ माइनर कार्प्स भी होती हैं, कुछ और कार्प्स भी होती हैं, कई बार इनको भी हम लोग कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे काला बासु है, लेबियो काला बासु, ठीक है। आपको यहाँ पे ये है फ्रिंज लिप्ड कार्प। देखो फ्रिंज लिप्ड में एक इंपॉर्टेंट बात है, रोहू जो फिश होती है, रोहू की एक खास बात है कि जो रोहू का माउथ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। रोहू का जो माउथ है वो भी फ्रिंज लिप्ड होता है, ठीक है। रोहू का माउथ जो है थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी हम फ्रिंज लिप्ड ही कहते हैं। पर अगर स्पेशली फ्रिंज लिप्ड कार्प बोलता है तो वो है आपका एल फिम्ब्रिएटस, ठीक है, एल फिम्ब्रिएटस है या लेबियो फिम्ब्रिएटस है, ठीक है। उसके अलावा रोहू भी जो है उसके पास भी फ्रिंज लिप्ड माउथ प्रेजेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई फ्रिंज लिप्ड माउथ किसके पास प्रेजेंट है, रोहू के पास प्रेजेंट है। फ्रिंज लिप्ड कार्प कौन सी है, तो डैट इज एल फिम्ब्रिएटस, ठीक है। उसके अलावा भाई आप देख लें एक बार, बाटा है, मलाबार लेबियो, इस तरीके से लेके कावेरी कार्प के, इन सबके यहाँ पे जो नाम है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रिंज लिप्ड में याद रखना आपको कि भाई रोहू के पास फ्रिंज लिप्ड है और एक फ्रिंज लिप्ड कार्प होती है उसके पास भी फ्रिंज लिप्ड होंगे। तो ये बात मैं कह रहा था कि भाई रोहू के माउथ की खास बात क्या होगी, शार्प टीथ है, फ्रिंज लिप्ड माउथ है, वाइड फ्लैट माउथ है या फिर स्मॉल राउंड माउथ है। भाई इस तरीके से कुछ फिश होगी है। और जो रोहू की फिश है ना, उसका माउथ जो है उसके एकदम टर्मिनल पोर्शन पे होता है, एकदम आगे की तरफ माउथ होता है, और जो क्या बोला, फ्रिंज लिप्ड। अब फ्रिंज लिप्ड वाली मुझे अगर इमेज मिल जाती तो मैं वो इमेज के साथ आपको दिखाता फ्रिंज लिप्ड क्या होता है, बट नहीं, ये इमेज मिलना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो आपको याद करना होगा फ्रिंज लिप्ड होता है, ठीक है। अब भाई पूछ रहे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रास कार्प एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखो मैं आपको यहाँ पे कार्प्स के बारे में एक दो चीज़ें बता देता हूँ, कुछ कॉमन चीज़ें जो आपको कार्प्स के बारे में ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या कॉमन चीज़ें, सबसे पहला कार्प्स की अगर अपन बात करें तो आप मानो इनको 2 साल लगते हैं मैच्योरिटी तक आने में, 2 साल लगते हैं इनको मैच्योरिटी तक आने में, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में आने में, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। पर अगर हमें ग्रो आउट कल्चर करना है या आप कहो कि इन्हें मार्केट में हम कब सेल कर सकते हैं, तो 1 ईयर के अंदर जो कार्प है वो आपका 0.8 से 1 kg तक
0.8 kg मतलब 800 ग्राम से 1 kg तक ग्रो कर जाती है, और फिर हम इसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट करके इसको सेल कर सकते हैं। तो 1 साल से बाद ही हम इसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट करते हैं। पर अगर हमें कार्स को ब्रीडिंग करानी है तो फिर हमें 1.5-2 साल रुकना पड़ेगा कि वो एक बार सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, फिर हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको सारी कार्स में सिमिलर सी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने कहा है कि रिवर में कार्स जो है ब्रीडिंग करती है, ठीक। हाँ, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, कॉमन कार को छोड़ के, एक्सेप्ट कॉमन कार, ये आपका पॉन्ड में भी ब्रीड कर जाती है कॉमन कार, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। ग्रास कार्प की भाई सबसे खास बात यही होती है कि ग्रास कार्प जो है वो क्या करती है, वो वीट, ठीक है, वो वीड्स पे फीड करती है, इसलिए हम ग्रास कार्प को सैनिटरी फिश भी कह देते हैं। समझ में आ रही है भाई बात? ग्रास कार्प को सैनिटरी फिश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फीड करती है ग्रास के ऊपर या एक्वेटिक वीड्स के ऊपर। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए भी कई बार ग्रास कार्प का यूज जो है किया जाता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या यहाँ पे आ गया आपका, वीड्स को रिमूव करने के लिए सैनिटरी फिश कौन सी आ गई, ग्रास कार्प आ गई। उसके अलावा कॉमन कार्प की हमने बात करी, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1937 में। अभी हमने देखा कि भाई डेट्रीवोर से बॉटम पे फीड करती है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैक्सिमम कार्प ब्रीड करेंगे रिवर में, रिवर में भी मानसून के टाइम पे ब्रीड करेंगे, ठीक है। पर कॉमन कार्प जो है वो रिवर में तो ब्रीड करेंगे ही करेंगी, पर उसके अलावा वो कन्फाइंड वाटर या पॉन्ड में, रुके हुए पानी में भी ब्रीड कर सकती हैं, और ये मानसून में ब्रीड करती है। कॉमन कार्प पूरे साल ब्रीडिंग कर सकती है, ठीक है। बट इसका भी पीक ब्रीडिंग जो पीरियड है वो मानसून के आसपास ही आता है, पर बाकी टाइम भी ये ब्रीड कर सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कॉमन कार्प्स के बारे में, ये एक चीज़ है जो क्या है, डिफरेंट है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कार्प्स से बहुत अलग है इस ब्रीडिंग के मामले में, ठीक है। चलो अब हम कराएंगे कार्प्स का कल्चर। ये रही कार्प्स की सीड, जैसे हम राइस लेके आते हैं, राइस की सीड लेके आते हैं, तो बस ये वो क्या है, ये सीड है। भाई हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी हैचरीज की। अब तो आपको याद ही हो गया होगा हैचरी क्या होता है, जहाँ पे हम एग्स रखते हैं और एग से लार्वा बनता है, ठीक है, उसको हमने बोला हैचरी। एग हैच करेगा, उससे लार्वी निकलेगा। तो ये रहे वो छोटे छोटे से लार्वे। अब भाई जब लार्वी बना तो लार्वी के पास होते छोटा सा यॉक सेक, और इस यॉक सेक से ये न्यूट्रिशन को ड्राइव करेगा, ठीक है, अपना जो न्यूट्रिशन है उसी यॉक सेक से लेगा। पर 2 से 3 दिन के अंदर इसका पूरा न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हैचरी से निकालना है और एक थोड़े बड़े पॉन्ड में लेके जाना है। ये जो लार्वी जी है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत छोटे छोटे से यॉक सेक भी इन पे है, ठीक है, हो सकता है दिख रहे हो ना दिख रहे हो, बट है इनके पास, ये सब लार्वीज है। अब हमें क्या करना है, जब ये 2 से 3 दिन के जैसे ही आपके होते हैं, हम इनको एक बड़े पॉन्ड में लेके जाएंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं नर्सरी फेज या नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। अब जैसे राइस की नर्सरी लगाते हैं, अब हम यहाँ पे कार्प्स की नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी पॉन्ड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सबसे पहले हमने नर्सरी पॉन्ड में लार्वीज को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये लार्वी इनको हम नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। नर्सरी पॉन्ड में धीरे धीरे बड़े होंगे और ये आपका बन जाएगा किसमें, फ्राई में बन जाएगा, ठीक है। ये खाने वाला फ्राई नहीं है, ये क्या है, ये नाम है, ये लाइफ साइकिल है, फिश की स्टेज है कि सबसे पहले लार्वी होगा, लार्वी से फ्राई बनता है, फ्राई से फिंगरलिंग बनता है, और फिर फिंगरलिंग से हम लोग उसको अडल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लार्वी से हमें क्या बनाना है, हमें फ्राई बनाना है। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पे जो ये होंगे ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। बड़े होंगे कितने, फिर भी 2-2.5 सेंटीमीटर के ही होते हैं ये आपके जब फ्राई बनते हैं। तो ये वाला भाई हम फेज पढ़ेंगे कि भाई लार्वी से किस में कन्वर्ट करने हैं, हम इसको फ्राई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला नर्सरी फेज जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ नर्सरी फेज फॉर मेजर कार्प्स। कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमने छोटे छोटे से लार्वीज रखे और कितने दिन में ये फ्राई में कन्वर्ट हो जाएंगे। बताओ कितना टाइम लगेगा इनको फ्राई बनने में, 5 से 7 दिन, 10 से 12 दिन, 15 से 20 दिन, या 2 से 3 महीने। तो भाई लार्वी जो ये थे इनको लगते हैं यहाँ पे 15 से 20 दिन, ठीक है। मेजर कार्प्स की अगर अपन बात करें तो 15 से 20 दिन लगते हैं। अगर हम मीडियम कार्प्स की बात करें तो 20 से 25 दिन लगते हैं। ऑन एन एवरेज आप 20 दिन के आसपास मान लो कि 20 से 20 दिन के अंदर क्या होता है, ये जो लार्वीज है ये फ्राई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे से लार्वी तो यॉक सेक के साथ, ठीक है। अब इनका यॉक सेक खत्म होने वाला है जब हमने इसको इसमें रखा, ठीक है। अब ये क्या होंगे, धीरे धीरे फीड वीड कराएंगे हम इनको, और फीड वीड कराने के बाद ये धीरे धीरे जो है बड़े होते जाएंगे, और फिर ये बड़े होंगे, इनको हम बोल देंगे क्या, इनको हम फ्राई बोल देंगे, ठीक है। तो हम लोग लार्वी को क्या कर रहे हैं, फ्राई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो भाई यही हो गई कि आपका हम लोग क्या करेंगे, जो 3 से 4 दिन का आपका लार्वी है या फिर जो स्पॉन उसी को बोलते हैं, 3 से 4 दिन का जो लार्वी है उसको हमने नर्सरी फेज में डाल दिया। यॉक 3 दिन के अंदर उसने हैचरी में ही ख़त्म कर दिया था। तो नर्सरी पॉन्ड में जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम पे इसको फीड जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि उसमें प्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए, या एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो थोड़े होने चाहिए। पॉन्ड का साइज़ देखो छोटा सा है, 0.02 से लेके 0.1 हेक्टेयर तक जो है हम साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और 1 से 1.5 मीटर की डेप्थ रखेंगे,
ठीक है, अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, एक बार फिर से सुनो एक बात मेरी। ठीक है भाई, ये रहा हमारा पॉन्ड, हमने कहा 0.02 से लेके 0.1 हेक्टेयर का है। हम इसमें लार्वी ला के हमने रख दिए, लार्वी ला के हमने इसमें रख दिए। पर ऐसा नहीं होगा कि आप बस मन जब किया लार्वी ला के आपने रख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले पॉन्ड को रेडी करना होगा। ये हमारा पॉन्ड है, अब हम इसको पहले रेडी करेंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग को कास्ट लेके आके रखने कोई दिक्कत ना होने। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीड्स का रिमूवल। जो अभी इसमें एक्वेटिक वीड्स प्रेजेंट है, कुछ फ्लोटिंग वीड्स होती हैं, कुछ होती है मार्जिनल वीड्स। मार्जिनल मतलब जो बंड्स वगैरह पे वीड्स लगी होंगी, ठीक है, और कुछ होंगी सबमर्ज्ड वीड जो पॉन्ड के अंदर पानी में प्रेजेंट होंगी। तो इन तीनों वीड्स को पहले हमें रिमूव करना होगा। अब आप चाहो तो उसको हाथ से काटो, आप चाहो तो उसको किसी रोप के सहारे रिमूव करो, ठीक है, आप जैसे भी रिमूव करो, आप चाहो तो वीडिसाइड डाल के रिमूव करो, इनको रिमूव करो, ठीक है। तो एक चीज़ पूछ रहा है कि विच फिश इज कॉमनली यूज टू फीड ऑन सबमर्ज्ड वीड इन एक्वाकल्चर पॉन्ड, और इसके लिए आप चाहो तो फिश का यूज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें वीड मैनेजमेंट करना है। तो वीड मैनेजमेंट में फिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वीड मैनेजमेंट में कौन सी फिश काम आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया उसका नाम ही इसलिए ग्रास कार्प पड़ा है क्योंकि इट इज हर्बीवोरस फिश जो एक्वेटिक वीड्स पे खूब फीड करती है, ठीक है। जब हमें इसे कल्टीवेट कराना होता है तो हमें इसके लिए स्पेशली वीड लगानी पड़ती है कि भाई इसको वीड में फीड करना ही पसंद है, ठीक है। तो ग्रास कार्प है जो यहाँ पे आपका वीड के लिए काम आएगी, ठीक। अब एक स्टेप समझ लो भाई, यहाँ पे भाई वीड्स पे तो चलो वीड्स हमने कंट्रोल कर लिए। वीड्स के बाद इसमें कुछ प्रीडेटरी फिशेज भी हो सकती हैं। प्रीडेटरी फिशेज मतलब जो क्या करेंगी, जो हमारी फिश को खा सकती है, ठीक। प्रीडेटरी फिशेज हो सकती है। उसके अलावा भाई सॉइल का पीएच वगैरह मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है ना। अगर ग्रास कार्प की हम बात करें, सॉरी कार्प्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रल पीएच इन्हें पसंद है। अब अगर न्यूट्रल पीएच नहीं हुआ तो हमें फिर लाइमिंग वगैरह डाल के पीएच को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें फर्टिलाइजर वगैरह भी डालने पड़ते हैं। ये सारे स्टॉप, ये सारी की सारी जो क्या है आपका पॉन्ड प्रिपरेशन, जब हम पॉन्ड रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बार पता होना चाहिए। तो नर्सरी पॉन्ड में इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी जगह में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि भाई नर्सरी पॉन्ड बनाना हो आपको या किसी और चीज़ के लिए पॉन्ड बनाना हो, सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है कि भाई पहले आपने वीड्स को रिमूव कर दिया। अब आप वीड्स को कैसे रिमूव करोगे, केमिकल से भी रिमूव कर सकते हो, ग्रास कार्प वगैरह फिश की हेल्प से भी आप वीड्स को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो भाई ग्रास कार्प है, गोरामी है, कॉमन कार्प है, सिल्वर बार्ब है, तो ये सारी वीड पे फिश जो है फीड करती हैं, ठीक। इसमें नाम आपको एक इंपॉर्टेंट है जो याद रखना ही रखना है, वो पहला वाला नाम है ग्रास कार्प, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहो तो याद रखो चाहो ना रखो। चलो भाई, अभी हम बात करें पॉन्ड प्रिपरेशन की, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम एक बार पॉन्ड प्रिपरेशन में देना होगा, चीज़ें यहाँ पे थोड़ी याद करने वाली होती हैं तो है, याद करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो वीड की बात होगी। वीड में तो अभी देखो 2-3 स्लाइड में सिर्फ वीड्स की डाल सकता था, यहाँ पे टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है, बट नहीं, ज़रूरत नहीं है। वीड्स के बाद हम बात करेंगे प्रीडेटरी फिशेज की। अब भाई प्रीडेटरी फिशेज को किल करना है, ठीक है। प्रीडेटरी फिश क्या हो गए, प्रीडेटरी या वीड फिशेज। वीड फिशेज है ना, ये एक्वेटिक वीड नहीं, ये फिशेज है। कुछ बड़ी फिशेज हैं जो छोटी फिश को खाएंगे और कुछ यहाँ पे वीड फिशेज भी हैं जो मतलब हमारे काम की पर पड़ी है पॉन्ड में, तो इनको हमें रिमूव करना है। तो पहला मेथड हो गया नेटिंग कर लो, आप जाल डाल के इनको निकालो, रिमूव करो, नेट लगाओ और इनको रिमूव करो। दूसरा मेथड हो गया नेचुरल में, आप कह सकते हो 2 चीज़ें आएंगी। तो ये आपको पता है कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड कह रहा है कि महुआ वाइल्ड केक के अंदर प्रेजेंट होगा जो प्रीडेटरी फिश को कंट्रोल करेगा। तो एक तो हम इसमें यूज़ करते हैं महुआ वाइल्ड केक, इंपॉर्टेंट है आपके एफओ एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ है। दूसरा होता है डेयरीज रूट पाउडर, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, डेयरीज रूट पाउडर। आप महुआ वाइल्ड केक को सॉइल साइंस में भी पढ़ते हो, डेयरीज रूट पाउडर को आप एंटोमोलॉजी में भी पढ़ते हो, एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होता है। तो महुआ वाइल्ड केक क्या है भाई, महुआ वाइल्ड केक के अंदर होता है 5 से 6% सेपोनिन, और यही उसका टॉक्सिक होता है, सेपोनिन, ठीक है। सेपोनिन ये रहा, यही इसका टॉक्सिक होता है और यही टॉक्सिक क्या करता है, फिश को किल करता है। दूसरा डेयरीज रूट पाउडर, भाई डेयरीज रूट पाउडर के अंदर जो केमिकल है उसका नाम है रोटिनॉन। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, दोनों के नाम याद होने चाहिए कि हमें प्रीडेटरी या वीड फिश को किल करना है। तो भाई क्या डालोगे आप उसमें, आप उसमें एक तो डालोगे महुआ वाइल्ड केक जिसके अंदर 5 से 6% सैपोनिन प्रेजेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। दूसरा डेयरीज रूट पाउडर भी डाल सकते हो फिश को किल करने के लिए जिसमें रोटिनॉन प्रेजेंट है, ठीक। महुआ वाइल्ड केक आपको भाई कम से कम 20 से 25 दिन पहले डालना है, या फिर आप 1 महीने पहले भी डाल सकते हो, क्योंकि भाई ये प्रीडेटरी फिश क्या, ये हमारी कार्प्स को भी किल कर देगा वरना, तो इसको आपको 1 महीने पहले डाल देना है। डेयरीज रूट पाउडर भी आपको कम से कम 10-12 दिन पहले डाल देना है, उसके बाद ही हमें अपनी फिश को डालना है। तो चलो वीड कंट्रोल कर लिया हमने, अब प्रीडेटरी फिशेज को भी हमने इन केमिकल की हेल्प से किल कर दिया, ठीक है, किससे, महुआ वाइल्ड केक और डेयरीज रूट पाउडर। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं प्रीडेटरी फिशेज को किल करने के लिए, और एनहाइड्रस अमोनिया का भी यूज़ करते हैं। ये 2 केमिकल और बच गए।
एनहाइड्रस अमोनिया। अब भाई एनहाइड्रस अमोनिया थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है, बहुत तेज स्मेल लगती है, थोड़ा हार्मफुल होता है, तो और मिलता भी जल्दी नहीं है, तो इतना यूज होता नहीं, ठीक। पर फिर भी ब्लीचिंग, यहाँ पे ब्लीचिंग यानी क्लोरीन वगैरह का जो है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन वगैरह का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है फिश को किल करने के लिए। तो ये कुछ केमिकल हो गए, मोवा ऑयल केक हो गया, डेयरीज रूट पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और आपका यहाँ पे क्या हो गया, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो इस एपोनिन जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो गया। अब चलो इसकी बात बताओ। अच्छा, पॉन्ड हो गया 0.02 से 0.1 हेक्टेयर। अब हमने बात कर ली कि भाई हमने वीट को रिमूव कर दिया, ठीक है। हमने बात कर ली कि हमने प्रीडेटरी फिशेस के लिए भी कुछ केमिकल डिस्कस कर लिए, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ सॉइल वाला पार्ट बच गया। सॉइल में बस आपको एक मुझे लाइम वाला वो बताना था कि कितनी लाइम डालनी पड़ती है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आई थिंक वो वाली स्लाइड रह गई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में इंक्लूड कर दूंगा। बस एक ही स्लाइड है जिसमें बस आपको थोड़ा लाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पीएच पॉन्ड का इंक्रीज करना है तो थोड़ा कितना क्या डालना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही था। चलो अब हमारा पॉन्ड रेडी हो गया। चलो हमने सॉइल वाला काम भी कर दिया, पीएच हमने बैलेंस कर दिया, मेंटेन कर दिया। अब अगर यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो गया, हमने सब कुछ यहाँ पे काम अपना रेडी कर दिया, वीट भी कंट्रोल कर दिया हमने, प्रीडेटरी फिशेज को भी मार दिया, और सॉइल को भी हमने करेक्ट कर दिया, हमने जो भी आपका पीएच था उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड रेशियो ऑफ ग्राउंडनट मस्टर्ड ऑयल केक टू राइस ब्रान फॉर सप्लीमेंट्री फीडिंग इन कार्प कल्चर। इसको पहले चुपचाप याद कर लो, ग्राउंडनट प्लस राइस ब्रान मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल केक भी यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल केक, और व्हीट ब्रान भी यूज होता है, ठीक है। ग्राउंडनट और राइस ब्रान, राइस ब्रान क्या हुआ, जो राइस की बाहर की लेयर नहीं होती उसी को हम ब्रान कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट कॉमन, ये जो कॉमनली यूज फीड होता है, ठीक है, दिस इज अ कॉमनली यूज फीड इन कार्प कल्चर। इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि भाई सस्ता भी पड़ता है और आराम से मिल जाता है, तो इसका कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लो, ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रान का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो किस रेशियो में यूज़ करते हैं, इसको 1:1 के रेशियो में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग फीड कराते हैं। हम ये लार्वी को भी खिलाएंगे, हम इसको जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, मतलब फ्राई को भी खिलाएंगे, फिंगर लिंक को भी खिलाएंगे, और बड़ी वाली फिशेज को भी खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं, ठीक है। बस क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो 1:1 के रेशियो में होगा। तो भाई हमने पॉन्ड अपना रेडी कर दिया। पॉन्ड रेडी करने के बाद हम इसमें फिशेज को डालेंगे, ठीक है। जो भी हमारा क्या डाला हमने, इसमें स्पॉन्ड डाल दिया, फिशेज डाल दी, ठीक है। अब फिश भाई हमें डाल दिया, अब हमने उसे कुछ खिलाना है, तो खिलाएंगे क्या, ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रान। अब हम उसको फीड कराएंगे 1:1 के रेशियो में, ठीक है। चलो, एट व्हाट टाइम ऑफ डे शुड फ्राई बी हार्वेस्टेड। ये रहा भाई पॉन्ड। हमने कहा वीट कंट्रोल करो, किया। प्रीडेटरी फिश कंट्रोल करो, किया। प्रीडेटरी के बाद हमने क्या कंट्रोल, सॉइल को ठीक किया, सब हमने पॉन्ड रेडी किया। पॉन्ड रेडी करने के बाद हमने इसमें स्टॉकिंग कर दी, मतलब हमने जो लार्वीज वगैरह थे या 2-3 दिन के जो भी लार्वी थे उसको हमने इसमें डाला, ठीक है। हाँ, कितना डालना होता है, 3 से 5 मिलियन पर हेक्टेयर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वैसे तो ये, पर होते ही इतने छोटे हैं कि 30 कितना है आपका, 30 से 50 लाख के आसपास पर हेक्टेयर हम लोग स्पॉन्स को डालते हैं, ठीक है। स्पॉन मतलब क्या हो गया आपका, जो एकदम यंग स्टेज में है आपका, सिर्फ 3 से 4 दिन का ही है, 3 to 4 डेज ओल्ड है, इतना डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये लार्वीज है। अब ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, और बड़े होके ये बन जाएंगे क्या, फ्राई बन जाएंगे। अब इनको हम बोलेंगे क्या, फ्राई बनेंगे। कितना टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन लग जाएंगे, 20 से 25 डेज इनको फ्राई बनने में लग जाएंगे। अब ये बड़े हो गए 20 से 25 दिन में। अब हम इन्हें हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मतलब क्या, इनको हार्वेस्ट मतलब ये नहीं कि निकाला और बेच दिया या निकाले और खा गए। हार्वेस्ट मतलब इनको हम निकालेंगे और एक और बड़े पॉन्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि भाई इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, अब इनको हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हमेशा बेस्ट टाइम होगा क्या आपका, ये वाला मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम जो है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा होता है, तो फिर इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो मॉर्निंग और इवनिंग में इनकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर लेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम फिश में स्टॉकिंग करेंगे या हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब हम फिश को उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं। दूसरा है स्टॉकिंग के बाद हम उनको फीडिंग कराएंगे, भाई स्टॉक कर लिया तो फिर कुछ खिलाना भी तो होगा, और खिलाने के बाद हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब जब भी वो ग्रो कर जाएंगे आपका 20-25 दिन में, फिर उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। स्टॉकिंग भी हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में करते हैं, फीडिंग भी हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम देते हैं खाना, सुबह और शाम, और हार्वेस्टिंग भी मॉर्निंग एंड इवनिंग में करते हैं, ठीक है। कोई भी कल्चर हो, वो लार्वी हो, वो फ्राई हो, वो फिंगरलिंग हो, वो अडल्ट हो, जो भी फिश होगी, ये तीनों चीज़ें उनमें लगभग सेम होगी। स्टॉकिंग करनी है मॉर्निंग इवनिंग करा, खाना खिलाना है सुबह देंगे शाम को देंगे, और अगर आपको हार्वेस्ट करना है तो अभी सुबह और शाम में ही किया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो आपका ये थे लार्वी, ठीक है। इस लार्वी से हमने क्या बनाया, फ्राई बना दिया।
अब इसको हम एक बड़े पॉइंट में और लेके जाएंगे, ठीक है। एक बार लाइफ साइकिल समझ लो भाई फिश की। एग से बनता है लार्वी, लार्वी से बनता है फ्राई, फ्राई से बनते हैं फिंगरलिंग्स, और फिंगरलिंग से बनता है अडल्ट। ये फिश की लाइफ साइकिल है। तो अभी हमने जो सबसे पहले देखा था वो था लार्वी से फ्राई का बनना। ये वाला प्रोसेस हम लोग देख रहे थे कि भाई जो छोटी छोटी लार्वी है उसी छोटे छोटे से फ्राई बन चुके हैं। कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में? 20 से 25 दिन लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली भाई पॉन्ड कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या कैसे करना है ना, बहुत चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब भाई बात क्या होगी? अब बात होगी भाई फ्राई तो बन गया, अब इससे हमें इसको फिंगरलिंग बनाना है, बड़ा करना है। फिंगरलिंग मतलब फिंगर साइज का होगा आपका। ये आपका जो साइज है 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आपको जो फिंगरलिंग है ये आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है ये इतना बड़ा होगा, फिंगर जितना बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें ये करना है। तो भाई फिंगरलिंग प्रोडक्शन के लिए सेकेंड स्टेप आ गया। अब हमें इसको क्या करना है? फ्राई से फिंगरलिंग बनाना है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या है। हाँ, अब यहाँ पे भी वापस से टाइम पीरियड पूछ लिया आपका। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लार्वी से फ्राई बनने में उसको लगेगा 20 से 25 दिन लग जाएगा, 20 से 25 डेज लगेगा, ठीक है। अब फ्राई से फिंगरलिंग में बड़ा करना है, फिंगरलिंग में कितना दिन लगेगा? 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो वैसे कार्प की टोटल लाइफ साइकिल की बात करें तो 15 साल के आसपास जो है कार्प जी सकती है, रह सकती है। पर उसको हम इतना ज़िंदा रहने नहीं देते। हम 1 साल के अंदर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और मार्केट में बेचते हैं और लोग उसकी डिश बनाते हैं और ख़त्म है उसका काम, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई लार्वे से फ्राई में तो 20 से 25 दिन लगे, और फ्राई से अगर फिंगरलिंग बनानी है तो लगते हैं 2 से 3 महीने, ठीक है। तो 2 to 3 मंथ्स जो है यहाँ पे लग जाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसको फिंगरलिंग जितना इतना बड़ा होने में, ठीक है। तो 2 से 3 महीने आपको ध्यान में रखना है। अब भाई स्टॉकिंग की बात कर रहा है, मतलब कहना चाह रहा है कि भाई आप जब उसको ट्रांसफ़र करोगे, जो यहाँ फ्राई बना था उसको जब आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो आप किस डेंसिटी में उसको रखोगे? 2 से 3 मिलियन फ्राई पर हेक्टेयर, ठीक है। फिर से मैं बना देता हूँ, आपको याद करना आसान होगा। भाई ये रटने वाली चीज़ें हैं तो इसको थोड़ा सा याद करने की हम कोशिश करेंगे। ये छोटा पॉन्ड है, ये बड़ा पॉन्ड है। यहाँ पे हमने लार्वी डाले थे, कितने डाले थे? 3 to 5 मिलियन पर हेक्टेयर। लार्वी से बन गए थे यहाँ पे क्या? आपका फ्राई बन गया। लार्वी से क्या बना? फ्राई बना। फिर हमें फ्राई जो है यहाँ डालना है, क्योंकि हमें फ्राई से ये जो फ्राई बन गया है इससे हमें क्या बनाना है? फिंगरलिंग बनाना है। और फिंगरलिंग है जो थोड़ा बहुत फिश जैसा दिखता है, ठीक है। अभी तक फिश जैसा कहाँ दिख रहा था? टेडपोल जैसा दिख रहा था, अब फिश जैसा दिखेगा। इसमें लगेगा 20 से 25 दिन, ठीक है। अच्छा, इस पॉन्ड में लगे जाएगा 20 से 25 दिन जब ये आपका फ्राई से फिंगरलिंग में कन्वर्ट होगा। तो भाई स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे जाती है 0.2 से 0.3 मिलियंस पर हेक्टेयर, ठीक है। कम हो जाती है 0.2 से 0.3 मिलियन पर हेक्टेयर के आसपास इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी चली जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मतलब देखो 30 से 50 लाख था, यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लाख के आसपास ही जो है क्या होगी? डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होगी। अब कह रहे कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आई थिंक कुछ क्वेश्चन बन गया था। विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट एन आइडियल स्टॉकिंग रेशियो फॉर इंडियन कार्प कल्चर? तो जल्दी बताओ भाई कौन सा रेशियो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मैं 1 मिनट में आया, जल्दी से आंसर करो। आंसर आया भाई? कौन सा रेशियो होगा? क्या कार्प लगाते हैं? कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है देख के। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको पता तो आप मुझे पहले कमेंट करो कि हमने एक पढ़ा था भाई प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम, कुछ तो पढ़ा था। इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी ली थी? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी ली थी ये मुझे एक बार आप बताओ, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रूड सिस्टम में कितनी स्पीसीज को हम लेते हैं? देखो याद रखना आइडियल यहाँ पे क्या होता है, ये देख के इतना कंफ्यूज नहीं होना। कटला, रोहू, मृगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसके अलावा इधर हमने क्या देखा था? इधर हमने देखा था सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि भाई ये दोनों सरफेस में फीड करती हैं, ठीक है। रोहू फीड करती है मिडल में, ग्रास कार्प फीड करती है तीनों जगह, ऊपर भी, मिडल में भी और नीचे भी, तीनों जगह फीड करती है, हमने देखा। और मृगल और कॉमन कार्प जो है वो नीचे फीड करती हैं। तो ये एकदम आइडियल होती हैं। इन 6 की 6 स्पीसीज़ को आप रख सकते हो। तो आइडियल में क्या ले सकते हो आप? 6 की 6 स्पीसीज़ ले सकते हो।
और 1:1 के रेशियो में ले सकते हो, 1:1 के रेशियो में इन सबको आप ले सकते हो। ठीक है, तो आइडियल में क्या करेंगे आप, इन सबको ले लो, क्योंकि भाई ये दोनों ऊपर फीड करेंगी अपने बढ़िया से, ये दोनों थोड़ा मिडल में फीड करेंगी, ग्रास कार्प तो कहीं भी फीड कर सकती है, और जो मृगल और कॉमन कार्प है ये सबसे नीचे नीचे फीड करेंगी। तो ये आपका क्या एकदम आइडियल है, तो आप इसको सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सही कर सकते हो। तो ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, 6 स्पीसीज हम लोग आइडियल कंडीशन में पॉलीकल्चर में ले सकते हैं 1:1 के रेशियो में। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल बायोमास ऑफ फ्राई शुड बी फेड डेली। ठीक है, अब देखो भाई क्या बोल रहा है ये, है ना, ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका लार्वी जो कन्वर्ट हो जाएगा फ्राई में। ठीक है, मैं भी खुद बोल बोल के थक गया हूँ। फ्राई से ये कन्वर्ट हो जाएगा फिंगरलिंग में। ठीक है, फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोला कि भाई 3 से 5 मिलियन पर हेक्टेयर की डेंसिटी रखेंगे। यहाँ पे हमने बोला कि तो आपका 2 से 0.3 मिलियन पर हेक्टेयर की डेंसिटी रखेंगे। ठीक है, ये सब हमने बोल दिया। अब खिलाना कितना है, इस वाले केस में जब लार्वी होगा हम लोग 400% के आसपास, नर्सरी पॉन्ड में हम लोग 400% ऑफ बायोमास के अकॉर्डिंग फीड कराते हैं। ठीक है, बट अगर हम फ्राई की बात करें तो फ्राई को हम लोग लगभग 8% के अकॉर्डिंग फीड कराते हैं। 8 से 10% के आसपास हम लोग जो है यहाँ पे फीडिंग जो है फिश को कराएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंडनट मस्टर्ड ऑयल केक प्लस राइस वीट ब्रान 1:1 ये हमें फीड कराना है, ये मैंने आपको बता दिया। फीड आपका 8 से 10% है फ्राई बायोमास का, उसके बाद आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो, 6 से 8% में आप उसके अगले 2 महीने के लिए जा सकते हो। पर अगर आप ग्रास कार्प लगा रहे हो तो आपको कुछ वीड्स खिलानी होंगी, जैसे कि स्पायरोडेला है, लेमा है, वोल्फिया, जोला है। तो ग्रास कार्प के लिए थोड़ा वीड का जुगाड़ जो है करना पड़ता है। What is the typical length of fingerling after 2 months of rearing? 2 से 3 महीने फिंगरलिंग्स को ग्रो कराया तो अब उसका साइज़ कितना हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 से 100 mm हो जाएगा, या 200 से 500 mm हो जाएगा। भाई फिंगरलिंग मतलब फिंगर जितनी लेंथ, फिंगर जितनी लेंथ मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 80 से लेके 100 mm। 80 to 100 mm इज अराउंड 10 सेंटीमीटर, या हमारी फिंगर के जितना हो गया। तो फिंगरलिंग का साइज हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपका 80 से 100 mm के आसपास जो है होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया। लार्वी से बनाएंगे हम फ्राई, फ्राई से बनाएंगे हम फिंगरलिंग। अब फिंगरलिंग को हमने हार्वेस्ट कर लिया जब ये लगभग 10 सेंटीमीटर का हो चुका है या फिर 100 mm का हो चुका है। अब इसको हम बनाएंगे क्या, कार्प्स बनाएंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रो आउट कल्चर। पहला आपका है नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड के अंदर ही जो ये लार्वी है ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका फिंगरलिंग का पॉन्ड होगा। ठीक है, फिंगरलिंग वाले पॉन्ड में क्या होगा, जो फ्राई है वो फिंगरलिंग में, सॉरी ये रहा, जो फ्राई है वो फिंगरलिंग में कन्वर्ट हुआ है। और नंबर 3 होता है ग्रो आउट कल्चर। अब ये आपका लास्ट वाला है ग्रो आउट कल्चर। अब यहाँ पे भाई फिंगरलिंग जो है वो बड़ी फिशेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पता है मुझे थोड़ा सा ये रटने वाला, थोड़ा मतलब ये रटने वाला क्या, पर कुछ कुछ जगह आपको चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, है ना, पर क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा है, इसके आगे इतना ये ऐसी चीज़ें नहीं है, कम है थोड़ा। ठीक है, पर ये वाला है कार्प कल्चर में थोड़ा आपको ध्यान देना ही पड़ता है। चलो भाई बताओ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। Which type of aquaculture system uses natural food and low cost input such as organic manure, such as biogas slurry and aquatic weeds? भाई देखो क्या कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जब आपको ग्रो आउट कल्चर करना है, ग्रो आउट कल्चर, तो आप इसको 3 तरीके से करते हो। आप इसको 3 तरीके से करोगे। एक को हम कहते हैं लो इनपुट, एक को हम कहते हैं मीडियम इनपुट, और एक को हम कहते हैं हाई इनपुट। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए सुन के, हो भी सकते हो। ये वाला लेक्चर थोड़ा है भी ऐसा, है ना, कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस ये कंप्लीट होने वाला है ग्रो आउट कल्चर। ठीक है, पर अगला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वाला लेक्चर तो मुझे पता है, ये वाला थोड़ा सा वैसा ही पार्ट है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है। अब यहाँ पे समझाना कम है, यहाँ पे बताना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर भी थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको पहली क्लास याद होगी जिसमें हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है उसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज। वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, और तीसरा आता है इंटेंसिव सिस्टम, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव क्या होता है, जब पॉन्ड आपका बहुत बड़ा होगा। एक्सटेंसिव के केस में क्या होगा, एकदम क्लियर लिखते हैं यार, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव। अगर आपका पॉन्ड बड़ा है और उसमें फिशेज कम है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ज़्यादा कुछ खाना पीना देना नहीं पड़ता, मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं लगता, खर्चा ज़्यादा नहीं लगता। सेमी इंटेंसिव में पॉन्ड थोड़ा छोटा होगा, फिशेज ज़्यादा होंगी, तो खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, मैनेजमेंट आपको थोड़ा बढ़ेगा। इंटेंसिव में छोटे से एरिया में बहुत सारे फिशेज ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा फीड लगने वाला है। ठीक है, पर हमारा प्रोडक्शन भी क्या है, बहुत ज़्यादा आएगा। तो भाई इसमें हमारा कॉस्ट सबसे कम लगता है एक्सटेंसिव वाले में, तो ये आपका लो इनपुट होता है।
सेमी इंटेंसिव में खर्चा थोड़ा मीडियम मतलब ज़्यादा लगेगा इससे, और इंटेंसिव में सबसे ज़्यादा खर्चा लगेगा हाई इनपुट का हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव वही वाली बात यहाँ पे कर रहा है। तो अगर आपका लो कॉस्ट करना है एकदम, तो लो इनपुट वाला एक्सटेंसिव सिस्टम ही जाएगा, जहाँ पे आपको फीड वगैरह की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। पॉन्ड ही इतना बड़ा होता है कि उसमें प्लांट काफ़ी होते हैं, और इन्हीं प्लांट पे जो फिश है वो फीड कर लेती है। What percentage of the reoccurring expenditure in carp culture is typically spent on food? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका नॉन रीअकरिंग, ठीक है। रीअकरिंग मतलब क्या, जो खर्चे हमारे बार बार आएंगे। अगर मान लो आपको पॉन्ड बनाना था, आपने एक बार पॉन्ड बनाया, आपका खर्चा खत्म हो गया, ठीक है, तो वो रीअकरिंग नहीं है, वो बार बार आपको हर साल नया पॉन्ड नहीं खरीदना है, आपको एक ही बार करना है। पर कुछ खर्चे हैं जो आपको हर बार करने हैं, जैसे कि फीड आपको उसको हर दिन देना है, और हर दिन 2 टाइम देना है, सुबह और शाम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो यहाँ पे किसका लगता है, वो खर्चा जो है फीड का लगता है। सबसे ज़्यादा खर्चा कितना लगता है, 60%, 60% तक जो खर्चा है वो फीड का जो है यहाँ पे लग जाता है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 60% जो खर्चा है वो फीड तक लग जाता है, ठीक है। बस खत्म ही हो रहा है। अब देखो एक और चीज़ आगे थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने पड़ेगा से मेरा मतलब है कि मैं इसमें बहुत कुछ समझा नहीं सकता हूँ आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। पीएच अगर हम बात करें ब्रीडिंग के लिए, तो ब्रीडिंग के लिए आप कहोगे स्लाइटली एसिडिक से लेके न्यूट्रल होगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम पीएच की बात करें, वाटर क्वालिटी की बात करें, तो वो आपका कितना जाएगा, 7.5 से 8.3 के आसपास, 7.5 से 8.5 मान लो। दिस इज वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर कार्प कल्चर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है, कि भाई पानी की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक तो आपको थोड़ा याद रखना है उसका पीएच कितना है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या है, 7.5 से 8.5। ब्रीडिंग की बात करेंगे तो पीएच आपका थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल के आसपास चाहिए उसको। टेम्परेचर की बात करेंगे तो भाई रूम टेम्परेचर के आसपास होगा 28 डिग्री सेल्सियस, ये याद करना आसान है। ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से डिजोल्व होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके अलावा भाई एल्कलिनिटी यहाँ पे मेंशन किया है कि 100 mg पर लीटर या फिर 100 ppm के आसपास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो। सच्ची डिस्क विजिबिलिटी ये यहाँ पे है ना, सच्ची डिस्क क्या हुआ ये, इस डिस्क को पानी में इस तरीके से डाल देते हैं, और 25 से 30 सेंटीमीटर तक हमको ट्रांसपेरेंट वो डिस्क की विजिबिलिटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी पॉन्ड में होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क विजिबिलिटी बोलते हैं, जो 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मेंशन करी है, वो आप देख सकते हो। कई एक जगह ये भी लिखा है कि भाई अगर टर्बिड हो जाए, सॉइल के पार्टिकल पूरे सस्पेंडेड हो जाए, पूरा आपका क्या हो जाए, थोड़ा सॉइल ज़्यादा नीचे से ऊपर उठ गया, पानी में आपका क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है, टर्बिड वाटर हो गया, गंदा सा हो गया, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, उससे वो सेटल हो जाता है, ठीक है भाई। जिप्सम भी डाल सकते हैं और एलम भी डाल सकते हैं। एलम क्या हुआ, वो जो फिटकरी होती है, फिटकरी कई बार पानी को प्योर करने के लिए डालते हैं ना, तो वही ये एलम भी आपका वही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। फिर बस लास्ट में क्या बचा, हेल्थ मैनेजमेंट, कुछ भाई माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स है। अगली क्लास में हम फिश की डिसीजेस पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही आता है आपका, ठीक है। बट फिर भी कुछ माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है कि बाई चांस अगर आप फिश को फीड वगैरह प्रॉपर नहीं दे पाए तो उसको कुछ डिसीज हो सकती है, जैसे कि लिवर लिपॉइड डिसीज हो सकती है, स्कोलियोसिस या फिर आपका लोडोसिस जो डिसीजेस है, ये माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में भाई हार्वेस्टिंग है, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ग्रो आउट पीरियड आपका क्या होगा, सबसे पहले 20 से 25 दिन के लिए हमने इसको क्या किया, लार्वी से फ्राई में कन्वर्ट कर दिया, फिर फ्राई से 2 से 3 महीने में, भाई मैंने बहुत बार रिपीट कर दिए फ्राई बोल के, क्यों, क्योंकि कभी तो दिमाग में बैठेगा कि भाई लार्वे से फ्राई बन रहा है कितने दिन लग रहे हैं, फ्राई से फिंगरलिंग बन रहा है कितने दिन लग रहे हैं। तो फ्राई से फिंगरलिंग बन जाएगा 2 से 3 महीने में, और फिंगरलिंग को हम डालते हैं ग्रो आउट कल्चर वाले पॉन्ड में, और फिर यहाँ से लगभग आपका 1 साल जब कंप्लीट होने वाला होता है तब हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 साल के अंदर ये कितना आ जाता है, मार्केटेबल साइज़ का हो जाता है, 0.8 से 1 kg होता है, उस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि 1 साल पे करो, कुछ लोग 8-9 महीने में भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे उनकी मर्जी है, वैसे भी चलता है। बट सिल्वर कार्प थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिसको हम 1 kg होने के बाद ही जनरली हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज का लेक्चर थोड़ा सा एक बार देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आएगा कार्प में जो डिसीजेस हैं इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा प्लेजिक एंड डिमर्सल फिश क्या है, दोनों से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके एफओ में जो पूछे गए हैं, ठीक है। प्लेजिक फिश का एग्जांपल से क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है, प्लेजिक या डिमर्सल फिशेस से। तो भाई ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, फिर जुड़े रहो हमारे साथ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, एक दिन क्लास लेंगे और सारे डाउट्स उसमें सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।